नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सबने रीड का पेपर दे दिया होगा और कुछ लोग पेपर देकर के खुश भी हुए होंगे और कुछ थोड़े निराश भी हुए होंगे। ये एक ज़िंदगी का एक सफ़र है, ये उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं जो अधीनस्थ बोर्ड जो है उसके परीक्षा के पैटर्न में किस प्रकार से बदलाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले हमने जब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जब पेपर हमने देखा था तो आरपीएससी ने भी परीक्षा के पैटर्न में या प्रश्नों के पूछने की जो क्वालिटी है उसमें चेंज किया था और अब वो चेंज जो है वो अधीनस्थ बोर्ड के पेपरों में भी हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। हमने 3-4 दिनों के सब जो 17 तारीख को, 18, 19 तारीख को और 20 तारीख को जो पेपर हुए हैं इन सब को देखा और एक बात क्लियरली आइडिया लग रहा है कि एग्ज़ाम के पूरा पैटर्न जो था, प्रश्न पूछने का जो तरीका था, बिल्कुल ही चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आगे क्या हो सकता है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और आखिर में आलोक राज साहब ने इस परीक्षा पैटर्न को क्यों बदला है, क्या ऐसी वजह रही है, इन सब बात के ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिएगा, देखिए हम लोग सबसे पहली बात कि हम बात करें कि रीट मेंस के एग्जाम जो 2026 का जो हुआ है उसमें आपने सभी विषयों को आपने देखा और सब में जो है वो प्रश्नों का आपने सभी देखा होगा कि भाई एक एक प्रश्न के 3-3 ऑप्शन हो रहे हैं, 4-4 ऑप्शन सही हो रहे हैं, ठीक है, कारण और कथन आ रहे हैं, निष्कर्ष आ रहे हैं, ठीक है। तो और बहुत सारी शिकायत ये आई कि सर एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न है और 150 प्रश्न बोल करके 500 प्रश्न हमको दे दिए हैं, ठीक है। और इवन ये भी कुछ शायरियां बन रही हैं कि पहले तो आरपीएससी और दूसरा था अधीनस्थ बोर्ड, दोनों बोर्ड है, तो दोनों बोर्डों को दो भाई बोल दिया, बोला कि दोनों भाई और दोनों ही तबाही, ऐसा भी कुछ बातें चल रही है। तो हम बात करेंगे कि क्या सच में पैटर्न चेंज हुआ है और चेंज हुआ है तो किस प्रकार से चेंज हुआ है, ताकि हमें आगे की भर्ती परीक्षाओं में ये गलती हमने जो इस बार करी है ना, नो डाउट स्टूडेंट ने भी गलती करी है और शिक्षकों ने भी पेपर को या अनुमान लगाने में चूक हुई है, टीचरों से भी इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अब तक पिछले 15 सालों में पेपर सीधे सीधे तौर पर पूछा गया था प्रश्न, मतलब एक प्रश्न या तो एक ऑप्शन सही होगा 4 में से या एक ऑप्शन गलत होगा, यही तरीका रहता था। लेकिन इस बार तीन सही हो सकते हैं, चारों सही हो सकते हैं, एक भी सही नहीं होगा, जो भी है ऐसी स्थिति बन रही। तो हम लोग बात करेंगे प्रश्न 2-4 प्रश्न ले करके, अलग अलग विषयों के ले करके फिर बात करेंगे कि कैसे प्रश्न आए हैं और हमें आगे क्या अप्रोच करनी चाहिए। देखिएगा, कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक प्रश्न हमारे पास में यहाँ पर है आपके सामने स्क्रीन पर, देखिएगा इस प्रश्न को। आपको अच्छे से आपको ये रीट लेवल 1 के प्रश्न पत्र से मैंने प्रश्न उठाए हैं, ठीक है। मैं सभी पेपर को छुआ नहीं है, मतलब यहाँ नहीं लेकर के आए हैं क्योंकि 3-4 जो प्रश्न लेने थे तो मुझे लगा कि समझाने के लिए काफी होगा। तो यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले प्रश्नों में क्या रहा था कि भाई राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो गया, है ना, राज्य पशु कौन सा हो गया, है ना, राज्य वृक्ष कौन सा हो गया, ये पूछते थे, या राज्य खेल क्या हो गया, ये पूछते थे। तो हम इनमें से बताते हैं कि भाई राज्य पशु पूछा तो ऊंट, है ना, और आपके पास में यहाँ पर चिंगारा, रोहिड़ा, है ना, इनमें से कोई ना कोई आंसर दे देते, मतलब है इनमें से चारों में से एक देना था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसने बोल दिया कि भाई राज्य प्रतीक जो दे रखे ये सब के सब राज्य के प्रतीक है। अब तो ये तो प्रश्न आंसर में ही दे दिया, अब इसने बोला कि इनको क्रम से बताओ। इंटरेस्टिंग बात ये, प्रश्न क्या टफ हो गया, देखो, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करो, यानी कि सबसे पहले किसको घोषित किया, उसके बाद फिर किसको, फिर किसको, फिर किसको। तो ये प्रश्न का लेवल जो है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। और यहाँ तक किसी भी टीचर ने अनुमान नहीं लगाया, हो सकता है सन लिखा होगा लेकिन अनुमान नहीं लगाया था कि रीट लेवल 1 के पेपर में ऐसा चीज आ सकती है। ऐसा नहीं कि किताबों में नहीं लिखा, किताबों में, सबकी किताबों में लिखा होगा, लेकिन बात यह है कि ऐसा कभी पूछा हुआ नहीं है ना। तो अब ये जाकर के प्रश्न क्या हो गया, और ऐसे ऑप्शन हमको देखने को मिल ही नहीं रहे थे, लेकिन ऐसे ऑप्शन की मिल रहे हैं एक क्रम से, भाई ये हो सकता, ये हो सकता। एक प्रश्न है, अगला प्रश्न देखें। सॉरी, हाँ, अगला प्रश्न आपका मैंने उठाया है गणित से, है ना। ये आपका गणित का प्रश्न अगर आप देखेंगे
तो गणित में प्रश्न अब तक आता था कि भाई जैसे ध्यान से देखना कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 गुणन करता है, तो इसने अभिकथन में डाल दिया, ये तो कथन में डाल दिया, और फिर उसका कारण कि भाई उसकी त्रिज्या जो है वो 14 मीटर होगी। अब ये दोनों सही है और ये पुराना पेपर से प्रश्न उठाया गया, पुराने पेपर से, लेकिन प्रश्न पूछने के तरीके के जो ऑप्शन दिए थे, क्या ऑप्शन थे कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ये जो था ये इसने, क्योंकि ये प्रश्न का आंसर यही हो गया था, प्रश्न भी यही है आंसर भी यही है, लेकिन ये जो गेम था वो ये वाला तगड़ा गेम था, ये एकदम गेम था, ठीक है, और इसने आपका समय खराब कर दिया या ज्यादा समय ले लिया, ठीक है। तो ऐसा आज तक मैथ के पेपर में ऐसा रीट लेवल 1 में नहीं पूछा। हाँ, हो सकता है इस सीसेट में ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं, सीसेट में पूछते हैं, यूपीएससी के एग्जाम देते हैं तब सीसेट में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, मानते हैं। आरएस प्री में देखने को मिलेंगे तो हम लोग मानते हैं, लेकिन इसने इस बार कहाँ दे दिया, रीट लेवल 1 में, जहां पर उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हमने पढ़ाया तो कहां तक पढ़ा दिया, यहां तक, भाई त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या 14 होगी, यहां तक पढ़ा दिया, लेकिन टीचर ने यहां नहीं सोचा और परीक्षा का जो पैटर्न जो है वो वहां तक लेकर के गया है। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था गणित में हिसाब से, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, है ना। आंसर क्या होगा दूसरी बात है, ठीक है, आंसर का मतलब नहीं है। अब इसने बोल दिया राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र है, इसके बाद में क्या हड़ौती पठार के रूप में जानते हैं, यह बारा, बूंदी और कोटा के विस्तृत है, चंबल इस क्षेत्र की मुख्य नदी है, चुलिया जलप्रपात भी यही है। ये सारी बातें हैं, खाली कौन सी बात नहीं थी, तो ऑप्शन ई जो था वो नहीं था, ठीक है। तो सबसे उपयुक्त आंसर चुनना था। तो आपके पास में देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या था कि 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्या बोल रहा है इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना था। तो बस खाली 56 का मैदान नहीं होता, 56 का मैदान कहां पर है, तो आपके पास में इधर, ठीक है, कहां पर, बांसवाड़ा, और आपके पास में उधर प्रतापगढ़ के, ठीक है, वहां पर हो जाएगा। तो आपके पास में ये इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर आपको पूछ लिया, ठीक है। तो बात ये है कि प्रश्नों को पूछने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। अब तक क्या था, ये एक प्रश्न होता, ये एक प्रश्न होता, ये होता, ऐसा कुछ होता, इनमें से एक एक कुछ होता, या तो ये होगा या इनमें से नहीं होगा, लेकिन अब चारों चार हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, है ना। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, प्रश्नों को पूछने का तरीका बदला है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का था एग्जाम्पल, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए हम लोग, यहाँ देखो ध्यान से, ये हिस्ट्री में देख लो, हिस्ट्री में भी वही चीज है कि अजमेर ने कथन यहाँ पर दे दिया कि भाई अकबर ने 1562 में अजमेर का दौरा किया, फिर अजमेर शहर, अजमेर सूबा की राजधानी बनाया, ठीक है। अजमेर सूबा में 7 सरकार थे, फिर 197 परगने थे, इसको, ठीक है, और दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त चुनिए। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आपको ये सब के सब बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। बात समझना, मैं यहाँ पर हिस्ट्री का टीचर या ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूँ, है ना, मैं केवल गणित का टीचर हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमने 4 प्रश्न हिस्ट्री से ले लिया, ज्योग्राफी से ले लिया, है ना, मैथ से ले लिया, और इन 4 अलग अलग सब्जेक्ट से लेकर के हमने देखा कि भाई एग्जाम के पैटर्न में बहुत ज्यादा क्या हो गया है, चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया है, ठीक है। ये क्लियर दिख रहा है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में आलोक राज जी क्या बोलते हैं, हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है, इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो पेपर चेंज किस प्रकार से हुआ है या प्रश्न किस प्रकार से चेंज हुए, हम लोग उसकी बात करिए, ठीक है। चलेगा, अब हम बात करते हैं कि भाई इसका असर क्या दिखाई दिया। भाई पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, ये इसका असर कहां पर, एक तो कोचिंग इंडस्ट्री और स्टूडेंट दोनों पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दोनों के क्या है, अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। कोचिंग इंडस्ट्री वाले, देखो मैं सीधी बात बता रहा हूं, हम लोग कोचिंग में काफी समय से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने रीट लेवल 1 में इस स्तर के पेपर की उम्मीद मैंने नहीं करी थी, न ही हमारे साथी स्टाफ साथियों ने करी थी, ईमानदारी से बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है फर्स्ट ग्रेड में ऐसा पूछते हैं, हम लोग मानते हैं इस बात को, फर्स्ट ग्रेड आरएस और यूपीएससी वगैरह में चलता है ना, नेट में भी चलता है, लेकिन रीट लेवल 1 में ऐसा पेपर नहीं था। दूसरा, मार्केट में जितनी भी, है ना, मैं ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि मार्केट में जितनी भी आपकी टेस्ट सीरीज या टेस्ट बुक, है ना, या मॉडल पेपर ऐसा दे रखा था, इनमें भी एक आध प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, बाकी किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था। आप देख लेना, अब तो हो सकता है कि 2-3 दिन में छाप करके लेके आ जाए, ठीक है। दूसरा, बहुत सारी किताबों में, गाइडों में भी ऐसा नहीं दे रखा था, कारण यह था कि रीट लेवल में इतने स्तर तक का कभी पूछा ही नहीं गया था। बात यह है कि हम लोग, हर टीचर PYQ पर डिपेंड होता है कि भाई पुराने पेपरों में कैसा पूछा गया, और आलोक राज जी ने यही बोला, है ना, चेयरमैन साहब ने भी यही बोला कि आपको पुराने पेपर को देखना चाहिए। तो हमने पुराने पेपरों को देख करके ही पढ़ाया है
है ना। लेकिन इस बार इन्होंने कुछ नया चीज लेकर के आ गए थे, और ये सबके लिए नया था ना, स्टूडेंट के लिए भी नया था, टीचरों के लिए भी नया था। और इवन हमारे कुछ एक शिक्षक जो राजस्थान के काफी फेमस शिक्षक है ना, नाम बता दूं तो मैं सुभाष जी सारण सर, उन्होंने क्या बोला पता है कि टीचर का समुदाय है या पूरा टीचर समाज ही पूरे सदमे में, और ये सही बात है ना। पूरा टीचर समाज अगर ईमानदारी से है तो पूरा टीचर समाज पूरा जानता है कि भाई इस बार के पेपर में दम था। ठीक है, कंसेप्ट नो डाउट है ना, सबके नोट्स में लिखे हुए हैं, नोट्स में से ही आया है, लेकिन अनुमान नहीं था कि प्रश्नों का स्तर इतने प्रकार का रह सकता है, इतने ऑप्शन सही हो सकते हैं, यह किसी का अनुमान नहीं था। ठीक है, नो डाउट नोट्स में से मिल जाएंगे, सबके नोट्स में से ही मिलेंगे, लेकिन ये चीजें नहीं थी। ठीक, तो और स्टूडेंट ने तो पुराने पेपरों को देख करके है ना, या तो स्टूडेंट ने टीचर के ऊपर भरोसा किया है, या फिर पुरानी गाइड के ऊपर भरोसा किया है, या मॉडल पेपर के ऊपर भरोसा किया है, और वहां पर भी स्टूडेंट को भी क्या हुई है, निराशा हुई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये रहा है कि 150 प्रश्न में से पूरे प्रश्न नहीं कर पाए हैं, और ई जो गोला भरना था, भाई आंसर नहीं देना चाहते हैं तो ई गोला भरना है, वो भी नहीं भर पाए। तो अब आलोक राज जी से निवेदन ये है कि पेपर के स्तर को देखते हुए कि भाई अगर किसी का ई गोला भरना रह गया है ना, ये मेरा ही निवेदन है, साथ ही साथ में आप स्टूडेंट्स, आप जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जितने लोगों तक पहुंच रहा, आप सब लोग इस बात की मांग कीजिएगा कि इस बार ई गोला नहीं भरा गया। तो बहुत बार नियम ये है कि 10% से कम अगर गोले, मतलब ज्यादा रह जाते, 10% से ज्यादा गोले भरने रह जाते हैं तो आपको कॉपी चेक नहीं होगी। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनके 70 प्रश्न सही है, लेकिन वो आगे के प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, गोले नहीं भर पाए किसी कारणवश। तो इस बार थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया जाए, ऐसा निवेदन है, क्योंकि आपने पेपर ही ऑलरेडी इतना बना दिया था कि अब आप ई ऑप्शन की आवश्यकता अब खत्म सी हो गई। अगर पेपर परीक्षा का पैटर्न ऐसा ही बना रहता है भविष्य में, हाँ एक और निवेदन है आलोक साहब से कि अगर परीक्षा का पैटर्न ऐसा ही बना रहता है तो फिर आपको ई ऑप्शन बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना समय ही नहीं फिर ई भरेगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट केवल बिना आंसर देने के लिए भी आपको 15 मिनट खराब करने पड़ेंगे 150 गोले भरने के लिए, है ना। तो आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। अगर पेपर ऐसा आ रहा है तो फिर आप ई को हटा सकते हो। ठीक है, चलिएगा आगे हम बात करें, थोड़ा सा और देखते हैं। भाई आलोक राज साहब जो हमारे हैं ना, ठीक है, काफी बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है, मतलब मजा आ गया। मैं अधीनस्थ बोर्ड में इनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है, मतलब बिल्कुल काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ट्विटर पर एक्टिव है, और आपने किसी भी बात पर आपने अगर ट्विटर पे इनको टेक किया, इनको लिखा, ये निश्चित रूप से आपको जवाब देते हैं, और अच्छा ही जवाब देते हैं। और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है, और इनका सोचना अधीनस्थ बोर्ड में काफ़ी चीज़ों में इन्होंने सुधार किया है। और अभी चतुर्थ श्रेणी में कितने लोगों का था, और नाम भी है, रोल नंबर भी है, नंबर भी है, रैंक भी है, बहुत सारी बातों का सब रिजल्ट एक ही रिजल्ट में छाप करके दे दिया। चाहे कितने ही पत्ते छापने पड़े ना, इवन 2-2 हजार पत्ते छापने पड़ रहे हैं, तो भी छाप प्रिंट निकाल, मतलब प्रिंट बना करके दे रहे थे। हम लोग इनको सैल्यूट करते हैं कि यार सच में इन्होंने एक अद्भुत चेंज किया है अधीनस्थ बोर्ड में, और मानना पड़ेगा इस बात को। ठीक है, हाँ, लेकिन इन्होंने चेंज क्यों किया, ठीक है, चेयरमैन साहब ने चेंज क्यों किया, इसके ऊपर चर्चा करें तो कुछ बातें और देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर क्या है, तो पद कम है ना, पद क्या है, कम है, तो कट ऑफ हाई जाएगी, ये संभावना रहती है। अगर पेपर इजी होता तो कट ऑफ क्या होती, हाई जाती, और हाई जाती कट ऑफ तो फिर वही दिक्कत रहती। तो इसलिए पद कम थे, एक बात। दूसरा, इन्होंने जो कहा, चेयरमैन साहब ने जो कहा कि भाई इसमें मेहनती विद्यार्थी का ही सिलेक्शन हो, इन्होंने खुद कहा इंटरव्यू में, अभी आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, कुछ इंटरव्यू पड़े हुए हैं अभी 1-2 दिनों के। तो इन्होंने कहा भाई मेहनती स्टूडेंट के साथ में नुकसान नहीं हो, धोखा नहीं हो, केवल सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का हो जिसने 4-6 महीने, कम से कम 6 महीने या साल भर तक, 2 साल से तैयारी कर रहा है, उसी का सिलेक्शन हो। केवल महीने भर पढ़ करके, है ना, वनडे खिलाड़ी बन करके सिलेक्शन ले, ऐसा पॉसिबल नहीं हो। दूसरा, एक तो पेपर लीक और कैंसिल की वजह से आरपीएससी और सरकार और बोर्ड की सबकी आलोचना हो रही थी। पेपर बहुत लीक, जैसे मैंने कुछ 1-2 अखबार की कटिंग भी लगाई, चयन बोर्ड ने माना कि पेपर सॉरी, पेपर क्या हुआ है, पेपर लीक हुआ। चयन बोर्ड यानी यही हमारा अधीनस्थ बोर्ड, ठीक है, इन्होंने खुद ने मान लिया कि भाई एसओजी की पुष्टि पर दोबारा होगी परीक्षा, खुद ने मान लिया ना चयन बोर्ड ने। अगर आप यहाँ देखेंगे 1 नहीं 4 पेपर आउट, दैनिक भास्कर के प्रिंट में छपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक बत्तीलाल मीणा जी, संजय मीणा, है ना, ये सारे लोग जो नकल गिरोह के चेहरे जो पकड़े गए पुलिस द्वारा, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे कि भाई ये लोग, इन लोगों ने पेपर कुछ आउट किया था, बोर्ड ने भी इन बातों को माना। तो इसीलिए क्या होगा, पेपर लीक हो रहा है, ये सब चीजें हो रही थी, इसलिए भी वो चाहते हैं कि भाई पेपर का स्तर जो है वो बहुत बढ़िया हो, ताकि ये सब चीजें नहीं हो। दूसरा,
विभागों में लॉजिकल रीजनिंग और समझदार लोग नहीं आ पा रहे थे। बात क्या हो रही थी कि अब रटने वाले लोग आने लग गए थे सीधे सीधे कि भाई ऐसा है तो इसका ये आंसर होगा, लेकिन लॉजिकल दिमाग से सोचने वाले व्यक्ति विभागों में नहीं जा पा रहे थे। इसकी वजह से भी इन्होंने एग्जाम के पैटर्न को चेंज किया, ऐसा इन्होंने बोला। दूसरा, कोचिंगों पर निर्भरता थोड़ी सी कम की जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या है, कोचिंग वालों ने जो लिखवा दिया वही पढ़ना है, इसके अलावा में कुछ सोचना नहीं है। लेकिन अब आपको स्टूडेंट को कोचिंग वाले जो लिखवा रहे हैं इसके साथ में आपको अपनी तरफ से समझदारी दिखानी पड़ेगी। अगर आप समझदारी नहीं दिखा रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा, इन्होंने बोला कि विद्यार्थी मूल किताबें और एनसीईआरटी किताबों पर फोकस करें। इन्होंने खुद ने बोल दिया भाई मूल किताबें आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। पुराने राजस्थान की किताबें, एनसीईआरटी किताबें जो भी है आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा? आलोक राज साहब ने ये बोला था भाई। ये अपने है ना आलोक राज साहब, बहुत शानदार व्यक्तित्व है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। इसके लिए इनको अप्रिशिएट मिलता है और इनको सैल्यूट भी है ना, ठीक है। चलिएगा हम बात करें और आगे थोड़ा सा, तो अब हम लोग बात करें कि अब आगे का हमारे लिए क्या रास्ता हो सकता है। आगे के एग्जाम हमारे पास में कौन से आ रहे हैं? तो एक तो अब हमारे पास में सीईटी का एग्जाम होगा, एक तो अभी एक एलडीसी 2000 एलडीसी के लगभग आपके पास में 10,000 से ज्यादा पद है। एलडीसी के 10,600 के आसपास में पद है ना, 10,644 हम लोग एक अनुमानित आंकड़ा लगभग इसके आसपास के पद है। वनपाल के पद है और आगे भी अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। आगे भी अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। तो अब जो पद, इतने सब पद है, तो इनके लिए क्या होना चाहिए? तो अब बुक और नोट्स को एक बार रिव्यू करने की आवश्यकता है। भाई आपके जो भी बुक और नोट्स हैं एक बार आप चेक कर लीजिएगा भाई कि क्या सफिशिएंट मटेरियल है या नहीं, एक बार देख लें। अब तक सालों पुराना आप चल रहा हो तो नहीं चलेगा, आप एक बार इसको अपडेट कर लें, चेक कर लें, ठीक है। और अब उसको रिव्यू की आवश्यकता है। दूसरा, अब मैक्सिमम मल्टीपल ऑप्शन वाले प्रश्न जहां एक से अधिक उत्तर या ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, आप उसको क्या करें? प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करें जिसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, इसके ऊपर ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पेपर के हिसाब से हम लोग फिट नहीं बैठेंगे। अगली बात हम लोग बात करें कि भाई मॉक टेस्ट और को थोड़ा सीरियस लेकर के टाइम लिमिट के अंदर सोल्व करें। बहुत बार क्या होता है, हम टेस्ट देने जाते हैं, लेकिन ठीक है ना, घर पे बैठे बैठे दे रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। एक टाइम लिमिट रखो भाई, इस टाइम में मुझे खत्म करना है, और थोड़ा सीरियस लेकर के इसको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम सही करने की कोशिश करें। दूसरा है कि आपके पास में प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, एक अच्छे नोट्स बनाओ और आप एनसीईआरटी किताबों का प्रयोग करें, ठीक है। कौन सी किताबों का? एनसीईआरटी किताबों का प्रयोग अधिक से अधिक करें, ताकि उससे क्या होगा, आपके नोट्स अच्छे बन जाएंगे। और क्योंकि अब बोर्ड ने कह दिया कि भाई हम लोग पैटर्न चेंज करने वाले हैं, और लगभग कर भी दिया है इन्होंने, चेंज करने वाले नहीं, अब कर भी दिया है, तो अब हमें बदलने की आवश्यकता है, कुछ चीजों में सुधार की आवश्यकता है। तो मिलेंगे फिर, उम्मीद करता हूँ आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।